नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। चाहे आप 12वीं करने के बाद किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। आप किसी भी, चाहे फर्स्ट ग्रेड से लेकर, और अगर आप सीईटी में पटवारी, रीट या किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला वीडियो रहेगा, क्योंकि अब एक ऐसा दौर चल रहा है राजस्थान में, जिस दौर में दोस्तों हकीकत ये है कि दूर दूर तक हमें कोई वैकेंसी नजर नहीं आ रही। और जब दूर दूर तक कोई वैकेंसी नजर नहीं आती है तब हमें हमारे सब्जेक्ट्स पर कमांड बहुत ही तेज और स्ट्रोंग करनी रहती है। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 ढाई साल से तैयारी की है, परंतु वो किसी एक किताब को पढ़ते हैं, फिर दूसरी पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर तीसरी पे हो जाते हैं। उन्हें लगता है भांति भांति की किताबें पढ़ने से अच्छा नॉलेज ग्रेब हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर लोग हैं जिन्होंने बहुत हाई रैंक हासिल किया हुआ है, चाहे वो जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट है या हिंदी जैसे सब्जेक्ट है। जब मेरी उनसे वार्तालाप हो रही थी तो मैंने उनसे एक चीज पूछा, तो उन्होंने बताया कि सर, हमेशा एक ही कंटेंट पे काम करना चाहिए और वो कंटेंट हाथों से लिखा हुआ होना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे थोड़ी और डिस्कस की और फिर मैंने एक बहुत ही मेरी टीम के साथ बैठकर एक रणनीति तैयार की कि आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति को तैयार कैसे किया जाए राजस्थान की। अगर कला और संस्कृति की बात करो तो बड़ा ही फैक्चुअल से क्वेश्चन आते हैं, सीधे सटीक आ जाते हैं, चाहे वो लोक देवता के, हस्तकला के, चित्रकला के, चाहे वो किसी मतलब मकबरे की बात कर लो, मस्जिद की बात कर लो, मंदिर की, देवी की। बहुत सारी कला संस्कृति, इतना फैला हुआ स्वरूप है हमारे राजस्थान का जिसका कोई आइडिया नहीं है। तो मोस्टली जो नए स्टूडेंट होते हैं या जो पुराने लगे हुए हैं उनमें भी 80% विद्यार्थियों को ये नहीं मालूम, और जो मैं तरीका बताने वाला हूं वो आपको अभी तक शायद मालूम हुआ ही नहीं होगा कि कला एवं संस्कृति को इतने हाई लेवल पर और इतने आसान तरीके के साथ तैयार किया जा सकता है, और उन सभी नए विद्यार्थियों के ये काम आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ एक पॉइंट बताता जाऊं। आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे वीडियो के अंत तक साथ बने रहना है। कोई नोटबुक नहीं चाहिए, कुछ नहीं लिखना है, बस आप बड़े ध्यान से सुनते रहना। और ये आपका कला एवं संस्कृति के संदर्भ में जीवन बदल देने वाला वीडियो रहेगा। क्यों? इसके बाद आप कहीं भी किसी किताबों में मत्था नहीं मारोगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कला एवं संस्कृति, संस्कृति विषय या सब्जेक्ट कह सकते हो, को कैसे तैयार करें, को कैसे तैयार करें। अब देखो, हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि कैसे तैयार करें में देखो इंडिया की भी बात आ जाती है, परंतु मैं जो आज का जो संदर्भ है हमारा वो राजस्थान को लेकर चल रहा हूं दोस्तों, और राजस्थान के ही हम संदर्भ में बात करेंगे। नंबर एक मैं आपको बताता हूं इसमें क्या करना रहता है आपको। नंबर एक पॉइंट दोस्तों, आप ये याद रखो कि आपके पास सबसे पहले पाठ्य सामग्री का कलेक्शन कर लेना चाहिए। अब पाठ्य सामग्री सर क्या? यानी कि पाठ्य सामग्री का मतलब है हमारा कि आप लोग सबसे पहले अपनी बुक्स रेडी करो। तो अब आप कहोगे सर बहुत सारी ऐसी गाइड आती है, बहुत सारी ऐसी बुक्स आती है, जो हमें कोई कहता है वो वाली ठीक है, उस प्रकाशक की ठीक है, इसकी ठीक है, उसकी ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, परंतु फिर आप उनमें से किसी एक को खरीदते हैं और वो बड़े बड़े पोथे आते हैं। अब उनमें से आप कोई टॉपिक उठाते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पिछले वाला साफ हो जाता है, आप उनको हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। मोस्टली जिन लोगों का सिलेक्शन होता है ना दोस्तों, जो मैं आज प्रोसीजर बता रहा हूं उसी को फॉलो करते हैं वो लोग। सबसे पहले आप बुक को फाइनल करो। और बुक दोस्तों दो ही तरह की है हमारे राजस्थान में। एक तो अगर मैं बात करूं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएससी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें होती है अजमेर की, जो हमारी 6ठी से 12वीं तक की, उनको पकड़ लो। दूसरा, आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, वो है हिंदी ग्रंथ अकादमी। मैंने इसका क्यों बताया हिंदी ग्रंथ अकादमी एक पब्लिकेशन है? मैंने इसका क्यों बताया दोस्तों? वो इसीलिए बताया कि हिंदी ग्रंथ अकादमी में दिए गए टॉपिक से अगर आप अपना टॉपिक तैयार करते हैं और अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी या राजस्थान में किसी भी एग्जाम में आप इसके अनुसार क्वेश्चन को सही करे आते हैं और बोर्ड या आरपीएससी उसको गलत मान लेता है, तो इस किताब के आधार पर आप इस किताब के आधार पर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
इसकी हर एक सब्जेक्ट की किताब आती है, चाहे वो कला संस्कृति हो, इतिहास हो, भूगोल हो, या मैं आपको बात करूं राजस्थान का पॉलिटी हो, राज्य व्यवस्था हो, सभी तरह की इनकी किताबें आती है अक्सर। तो आप इनसे तैयार कर सकते। अब ये दो तरह की आपके पास किताबें होनी चाहिए। अब अगर मैं कहूं आपका अगर इतना थोड़ा सा हिम्मत और बचता है, तो फिर आप कोई भी एक अलग किसी तरह की गाइड या आप कह सकते हो कोई एक किताब और खरीद सकते हो। बहुत बड़े वाला पोथा नहीं, छोटा कोई पोथा देख लो जिसमें से हम पढ़ सकते हैं। अब देखो, नंबर एक पाठ्य सामग्री तैयार हो चुकी है। तो दूसरी बात एक चीज याद रखना दोस्तों, कि अब आपको अपना टॉपिक का चयन करना है कि अब मुझे टॉपिक कौन सा पढ़ना है। अब शुरुआत होती है मोस्टली मेले त्योहार से। और मेले त्योहार पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कला संस्कृति में, क्योंकि जब भाद्रपद शुक्ल नवमी को क्या है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या है ना, गोगा नवमी कब आती है, आप तेजा जी का मेला कब भरता है, पर्वतसर में भरता है, तो उसी दिन खिजड़ी वाला होता है। ये सारे के सारे एक बार जब आपको त्योहार याद हो जाते हैं, जैसे हमारे जो अगर हम कहें कि जो तीज होती है श्रावण की, उससे हमारे यहाँ पे त्योहारों का आगमन होता है ना। जो आपने एक वो कहावत सुन रखी है, एक दोहा सुन रखा है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इस तरह से ये क्या है कि यहां से आपका मोटा माटी कल्चर तैयार हो जाता है, दिमाग में सेट हो जाता है कि वो तारीखें हिंदी जो हिंदू जो वर्ष कैलेंडर है उसके अनुसार आपको वो याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेले त्योहार में पहले ही पढ़ चुके। कम से कम भाद्रपद या मैं कहूं शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आप अंतर जरूर समझ लेते हैं। आप इतना जरूर समझ लेते हैं अधिमास क्या होता है। अब जब ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको सबसे पहले मेले त्योहार, मान लो हमने हमने सबसे पहले मेले त्योहार के बारे में बात कर ली। अब आप मेले और त्योहार, अगर आपको ये टॉपिक तैयार करना है, तो सबसे पहले आप आरबीएससी की किताब में 8वीं 9वीं में जहां ये टॉपिक मिलता है आपको वहां से ये पढ़ लें। और जहां पर आपको ठीक लगे कि अच्छा ये श्रावण तीज की बात कर रहे हैं, हरियाली तीज की बात कर रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर लो अपने मन के हिसाब से, या एक पेंसिल रखना। अच्छा, जब मैं ये बता रहा हूं तो इसके साथ एक शर्त है दोस्तों, 2 या 3 कलर के आपके पास पेन होने चाहिए, ब्लू ब्लैक या रेड या ब्लू ब्लैक या ग्रीन। इसका भी मैं फायदा बताता हूं, नोट्स बनाने का एक अमेजिंग तरीका। अब सुनो, जब मेले त्योहार आ गया, ये हो रहा है टॉपिक। अब नंबर 3 आपके पास मेले त्योहार में से आपने इससे पढ़ा, फिर आपने हिंदी ग्रंथ अकादमी से पढ़ लिया। आपको लगता है कि आपके टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, आप बिल्कुल नए हैं, 12वीं करके निकले तो अलग बात है, या फिर आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, अलग स्टेट से हैं, आप राजस्थान में आ गए। मोस्टली ऐसा उन बच्चियों के साथ होता है जो बेसिकली होती तो पंजाब या हरियाणा से है, पर वो बहुएं राजस्थान की बन जाती है। अब उन बेचारियों के साथ ये गड़बड़ होता है कि उन्होंने पढ़ा जी के इतना सा, अब यहां पर आके जब उन्होंने देखा कि उन्होंने जितना जी के पढ़ा उतना तो हमारे यहाँ का मेवाड़ राजवंश है, अब उनके साथ पता चलता है इधर तो मारवाड़ भी है, जाट राजवंश भी है, यादव भी है, उनको भी पढ़ो, कला संस्कृति में दुर्ग पढ़ो, ये वो फलान ढिमके, कितना लंबा चौड़ा इतिहास फंस गया। अब उन बच्चियों के साथ ऐसा होता है, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। अच्छा, तीसरा कि जिन लोगों ने 2 ढाई साल से तैयारी की है उनके लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसकी भी अपनी वजह पता चलेगी। जब आपने इसके साथ साथ आप क्या करोगे, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो कोई भी यूट्यूब की सहायता से आपको लगता है कि मुझे वीडियो देख लेना चाहिए एक बार, मेले तो, परंतु पहले इनको पढ़ोगे, पहले इनको बिल्कुल सरसरी नजर के साथ पढ़ लेना। आपको ऐसे नहीं है कि आपको याद करना, याद कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सरसरी नजर के साथ पढ़ना। आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, ये जो है इस दिन से मेले त्योहार शुरू होते हैं, या लोक देवताओं में ये पंचपीर होते हैं, और ये इतना सा बस, बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना। फिर आप जब एक कोई भी एक वीडियो देख लोगे, तो उस वीडियो की सहायता से आपको यह पता चल जाएगा दोस्तों कि इसका अगर कोई कॉन्सेप्ट और लॉजिक जो है, कोई सूत्र अगर किसी टीचर ने दे रखा है, तो आपको मोटा मोटी दिमाग में आ जाएगा। तीसरा क्या काम करना है आपको, PYQ, यानी कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। अब ये इनका फायदा क्या, अच्छा इनका फायदा दोस्तों ये मिलेगा आपको कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनका फायदा ये मिल जाएगा कि अब आपको इस टॉपिक में ये पता चल जाएगा कि सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं। मेले त्योहार में अगर सवाल हैं तो कहां से पूछे जा रहे हैं। एक एग्जांपल अगर मैं और लूं, अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, मान लो कि हम लोक देवता का एग्जांपल और ले लेते हैं।
अब लोक देवता में आपने तीन चीजें देख ली कि सब दो तरह के यहाँ पे एग्जाम बनते हैं, एक तो पंच पीरों पर बनते हैं और दूसरा जो देवता लोक देवता जो है सीधे वाले जिनको सिर्फ हिंदू मानते हैं उन पर एक बात होती है, यानी पंच पीर जिनको पंच पीरों में वो मतलब लोक देवता जिनको मुसलमान भी पूछते हैं। अब आपको पता चल गया कि साहब इसमें अगर हमने जब दो किताबें पढ़ी तो हमें यह पता चला कि यहां पर सवाल पूछा जाता है, देखो माता का नाम, पिता का नाम, है ना, पत्नी का नाम, मोस्टली इनके गुरु का नाम और जन्म स्थान का नाम। अब ये जन्म स्थान का नाम हो गया। अब सुनो कहानी, इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने अपने जीवन में किसकी रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, तो ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते। अब देखो माता का नाम आपने बता दिया, पिता का नाम बता दिया, पत्नी का बता दिया, ये बता दिया और जन्म स्थान बता दिया। जैसे पाबू जी को ले लो, अगर पाबू जी की बात करें तो पाबू जी के हेल्पर थे दो, है ना, चांदा और डामा, उनकी बात हो गई तो आपने लिख दिया। अच्छा, इनके भेल जाति के जो पुजारी होते हैं उनको बोपा कहते हैं, रावण हत्या के साथ होता है। अब सुनो दोस्तों क्या है, नोट्स कैसे बनाने। अब मैं आपको नोट्स पे लेके आ रहा हूं। आपने तीन चीजें क्लियर कर ली, आपको इतना पता चल गया इस तरह के सवाल पूछे जाते। नंबर एक पॉइंट, पाठ्य सामग्री दो या तीन तरह की आपने किताबें ठीक ढंग से, अब भी बहुत बढ़िया वाला समय, 6 महीने कोई पेपर होने नहीं वाला, आप तगड़े वाले नोट्स तैयार कर लोगे। अब आप बिल्कुल प्लेन सफेद कागज पे करना, लाइनदार पे मत करना। अब देखो क्या है इसके बाद, जब आपने तीन स्टेप आपने पूरे कर चुके हैं, यानी कि पहला बुक्स वाला हो गया है, दूसरा आपने टॉपिक का चयन कर लिया है और तीसरा आपने क्या कर लिया, PYQ देख लिए हैं। तो अब दोस्तों आपको यह पता चल गया है कि यहां से सवाल पूछा जा रहा है। तो आप एक काम करो, ये आपका नोटबुक है। अब आपने इस नोटबुक में हेडिंग डाल ली साहब लोक देवता, और लोक देवता डालने के बाद सबसे पहले दोस्तों आप क्या करो, उन पंच पीरों के नाम लिख लो। ये पांच देवता आगे, जैसे पाबू जी, हड़बू जी, मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रामदेव जी, गोगा जी और मेहा जी। अब उसके बाद 3 4 5 6 7 8 जो भी है एक लिस्ट बना ली। और जब ये लिस्ट बन जाए तो अगले पेज पर देखो, ये जो आप कर रहे हो ये थोड़ा सा कोशिश करो कि थोड़ा कलरफुल सा हो जाए। मैं इसकी एक वजह भी बताऊंगा आपको, इसका साइकोलॉजिकल वजह है अपनी। अब आपने नया पेज पलटा, जब आपने नया पेज पलटा तो अब आ गया आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से, और आपने हेडिंग डाल ली पाबू जी। अब दोस्तों यहां पर यह लिखने की बात नहीं होती कि पाबू जी की माता का नाम ये था, या पाबू जी के पिता का नाम दांदल जी था, माता का नाम है ना कमल दे था। ये बातें नहीं लिखनी होती, सीधा यहां पे लिखो इनका जन्म, इनका जन्म कोल्लूमंड, बस इतना सा लिखो। उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना। समझ आ गया कैसे, कि अब देखो हमारा दिमाग जितना आप इसको खर्चा करवाओगे ना, ये खर्चा होगा। आप ये एक काम करो कि सीधा इतना सा याद रखो, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में जितना आप इसको डेटा दोगे ना उतना अच्छा याद रखेगा। बाबू जी जन्म कोल्लूमंड, एक लाइन यहां पे ऐसे लिखी जाती है। किताबों में को तो देखो, किताबों में 80% से मैं बता देता हूं 85% मामला फिलर होता है। फिलर करना पड़ता है उनको किताब बड़ी करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप किताब पढ़ रहे होंगे तो क्या मिलेगा, पाबू जी का जन्म कोल्लूमंड बाड़मेर में हुआ, बताओ। और आपने कितना लिखा, ये जन्म कोल्लूमंड में हो गया। दूसरा आप इसमें क्या करोगे, माता, है ना, आप क्या करोगे, पिता, इस तरह से। अब इनका आप नाम लिख दोगे, परंतु किताब वाला तो क्या लिखेगा कि साहब पाबू जी के पिता का नाम यह था और माता का नाम यह था, पत्नी का नाम यह था, सुप्यार दे या फूलम दे उनका नाम था, दोनों में से कोई एक आता है। अच्छा, तो इस तरह से हमारा चल रहा है। अब आप क्या करोगे, उनकी एक पूरी स्टोरी बनाई हुई होगी। कैसे, पाबू जी पर ले लो, जैसे वो स्टोरी ये बनाई हुई, उन्होंने गायों की रक्षा के लिए उनकी जो एक देवल चारणी नाम की महिला थी, उनकी एक केसर कालमी नाम की घोड़ी ले गए थे। तो आपको तो बस इतना सा करना है, कोई कोई एक पाबू जी बना लो इस तरह से, ये बन गए पाबू जी, और यहाँ पे एक देवल चारणी बना लो शॉर्ट फॉर्म में। आपने कह दिया साहब ये देवल चारणी है, इसके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम केसर कालमी था। पाबू जी जो थे वो अमरकोट जा रहे थे और वहां पे पहुंच गए थे, बीच में फेरे छोड़ के भागे फुला। इस तरह से कुछ फ्लो डायग्राम अपने दिमाग के हिसाब से कलरफुल सा रहना चाहिए, दो तीन तरह के। अब देखो क्या है कि आप इस तरह से ये टॉपिक तैयार हुआ और उसके बाद आपको लगता है कि ये मेरा टॉपिक पूरा हो चुका है, तो लास्ट में 2 पेज खाली छोड़ दो, 2 पेज खाली छोड़ दो। अब मसला ये रहेगा, जब ये सारा कुछ हो चुका होगा, 2 पेज खाली छोड़ चुके रहोगे, तब आपका टॉपिक पूरा हो चुका है। आपने PYQ पढ़े थे, उसके हिसाब से आपने सेट कर लिए। अब क्या होता है दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है
कि PYQ वाली किताबों में भी ऐसे प्रश्न बहुत सारे रह जाते हैं। अब जब आपके पास कोई नया प्रश्न, जैसे आप जिस संस्थान में या ऑनलाइन जहां से भी खरीदते हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारा सृष्टि क्लासेस का ऐप है, इस तरफ है ना सर लोगो, इस तरह का लोगो जो आपको दिखेगा आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप विजिट कीजिएगा, यही हमारा हौसला है। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको पाबू जी से या लोक देवता से संबंधित कोई बहुत बढ़िया प्यारा सा प्रश्न मिल जाए, तो आप एक काम करो कि आप रेड कलर का पेन इस्तेमाल करो। मैं साइकोलॉजी बताता हूं दोस्तों, जहां पर आपको लग जाए, जैसे आपको एक प्रश्न मिल जाए कि इनके जो मित्र साथी थे, आपने मित्र थे इनके, वो थे डामा और चांदा, या चांदा या डामा, एक हरमल भी थे, तो ये तीनों थे। अगर इन तीनों की बात करी, आपने रेड पेन से मेंशन कर दिया, अगले रामदेव जी पे पहुंचे, आप हस्तकला में पहुंचे, जहां भी आपको लगे कि PYQ यानी विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न या फिर आपके टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न जहां भी दिखे और वो आपके नोट्स में अछूते रह जाए, यानी आप मेंशन नहीं कर पाए नोट्स बनाते वक्त, तो रेड कलर के पेन से मुझे घर पे आते ही सबसे पहले मेंशन करना है। उसके बाद वो टेस्ट कहीं मर्जी पड़ा रहे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे आगे बढ़े, यानी कि लास्ट के 2 पेज है वहां पे स्टार मार्क करके चेप दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से दोस्तों आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। और जब नोट्स रेडी हो जाएं, अब मैं आपको एक बहुत तगड़ा सूत्र और मंत्र दे के जा रहा हूं जो आपके जीवन में याद रहेगा। आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ो, जब भी जिंदगी में लोक देवता पढ़ो, चाहे किसी भी ग्रंथ से पढ़ो, किसी भी अध्यापक से पढ़ो, अपने नोट्स के अलावा कहीं उस अध्यापक का फिर नहीं चेप देना। आज आप नितिन सर से पढ़ते हैं, कल आप किसी और से पढ़ लोगे, परसों किसी और, अलग अलग नोट्स थोड़े ना बनाते फिरेंगे। जीवन में एक ही बार नोट्स बनाऊंगा और उन्हीं को जब तक सिलेक्शन नहीं होगा पढ़ूंगा। कहते हैं कि साहब एक किताब सिलेक्शन करवा देती है। अब मैं मंत्र बताता हूं। मैं दोस्तों आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये आपका एक पेज है, ये आपका दूसरा पेज है, ये आपका तीसरा पेज है, इस तरह से आपके पेजेस बने हुए। इस पे पाबू जी है, मान लो पाबू जी का डामा और चांदा आपने इस तरफ रेड पेन से लिखा और स्टार मार्क कर दिया। अब आ जाओ आप रामदेव जी पे, और अगर आप रामदेव जी की बात करोगे तो रामदेव जी के ऊपर कुछ इस तरह से है कि भाई एक रामदेव जी की एक बहना थी जिनका नाम था डाली बाई, और डाली बाई को लेकर आपने कहा कि इनकी जाति मेघवाल थी, और इसको आप यहीं से इन्होंने क्या किया, कामड़िया पंथ की शुरुआत की। और आपने कामड़िया पंथ इस पेज में लिखा, दोस्तों सुनते जाना मेरी बात, और आपने पीले रंग से इस तरह से हाईलाइट करके 2 स्टार मार के छोड़ दिए। अब जब आप एग्जाम में बैठे हो और आपको ये नहीं पता चला कि कौन सी जाति से या कौन से लोक देवता के द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया, ये बहुत हल्की चीजें बता रहा हूं मैं, पर आपको समझाने के लिए। दोस्तों यकीन मानना, आपको रामदेव जी के द्वारा चलाया गया कामड़िया पंथ याद ना आए तो ये पेज याद आएगा, और जब ये पेज याद आएगा तो इस पेज में आपको लगेगा कि यार राइट साइड में मैंने एक छोटा सा डब्बा बनाया था जिस पर पीले रंग का मेरा कुछ लगाया हुआ था हाइलाइटर, और उस पर मैंने स्टार मार्किंग की थी, और आप कामड़ियापन सेट कर दोगे, वहां एकदम सही वाला जाएगा। दूसरी तरफ देखो, चांदा डामा अगर इनके हेल्पर थे, किस किस लोक देवता के थे, फिर आप कहोगे यार मैंने एक तरफ कहीं लगाया था, कौन से लोक देवता पे लगवाया था, और आप इस तरह से ठीक कर दो। दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि आप एक इमेजिन करो गधा, तो अब आप, जब मैंने गधा बोला तो आपके दिमाग में ये नहीं आया, आपके दिमाग में ओरिजिनल वाला गधा आया, क्योंकि हमारा दिमाग चित्रात्मक शैली को पकड़ता है। अगर मैं कहूं हाथी, तो सूंड वाला हाथी आया आपके दिमाग में, है हाथी ये नहीं आया, क्योंकि आपके दिमाग ने सबसे पहले पिक्चराइजेशन किया है साहब। इसीलिए जो नोट्स है उनकी फोटो क्लिक हो जानी चाहिए। मैंने मेरे जीवन में जो भी एग्जाम आज तक क्लियर किए हैं, मुझे, मैं फार्मेसी बैकग्राउंड से था पहले और आज भी हूं खैर, पर मुझे ऐसा लगता है जो भी मैंने एग्जाम क्रैक किए ना, उसमें मेरे एक जो स्पाइरल बाइंडिंग वाला एक रजिस्टर होता है उसका बहुत बड़ा हाथ है। मेरा एक एक हाईलाइटिंग उसी रजिस्टर में चलता गया। मैंने बड़े से बड़े एग्जाम को क्लियर करके देखा है, उसमें हर एक पेज का आज भी फोटो सेट है। कंटेंट भूल गया नो मैटर, पर फोटो सेट हो चुका है दिमाग में, इधर ये लिखा हुआ इधर ये लिखा हुआ, तो हमारा फोटो खींच लेता है दिमाग सबसे पहले। इसीलिए वीडियो के माध्यम से आप ज्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।